चलो भाई, हमने लास्ट क्लास में रेडिकल्स पढ़ा था, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। फिर हमने बताया था कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। एसिडिक रेडिकल पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव? नेगेटिव। बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? क्लियर है सबको? कुछ के एग्जाम्पल लिखवाए थे। हमने कहा था आयोनाइजेशन की प्रैक्टिस करना है। आयोनाइजेशन पे हमने कुछ बात भी की थी। आयोनाइजेशन आ गया आपको? आयोनाइज कर लेंगे आप लोग कि नहीं? अभी दें कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग सो अपना फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। अभिषेक बस ये वाली जो क्वेश्चन है इन लोगों के लिए जिन्होंने पीछे वाले क्लास अटेंड किया ना, आपके लिए अभी अभी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा चलो लिखो भैया, प्लीज आ जाओ भाई। अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कर ले बेटा तू है। H2SO4 को आयनाइज करो बेटा। H2SO4 को आयनाइज करो। इससे आयोनाइज करो भैया। इससे आयोनाइज करो। हमने कहा मेटल पे हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसे आयोनाइज करो। जल्दी बारी कर, बता जल्दी बता भाई, जल्दी कर। आयोनाइजेशन आना चाहिए आपको भैया, नहीं तो अभी वांट हाफ फैक्टर के लिए हाई नहीं निकाल पाओगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे। ऑर्गेनिक में कैसे जम करके? एक तो मैं कभी आप लोगों का ये स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। अभी चलते से उछल कूद के वहां चले जाते। हाँ ठीक, संडे को ले लेंगे फिर। इधर से कब है? हाँ तो अभी करा देंगे, इसके बाद उसे ले लेंगे, इसके बाद वही ले लेंगे चैप्टर, या फिर अगर ज़्यादा होगा संडे संडे ले लेंगे। आयोनाइज करना है इसको, प्लीज़ 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 बेटा, रख दो इसे। लेना, उसको रख लो अंदर और शांति से इसे करो बेटा। अच्छे बच्चे हो ना, करो इसको बेटा, करो करो। इसे आयोनाइज करते हैं भैया, चलो जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट। आयोनाइजेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप करो इसको। बोलो तिवारी जी बोलो। तो पहले क्या क्या बनेगा? 2H+ और SO4 2- है ना भाई। और इसका क्या होगा? Ca2+ और 2NO3-। इसका जो 2 है इसकी चार्ज जाएगा, इसका 2 इसकी चार्ज में जाएगा। कहाँ बचा? 4 केवल ऑक्सीजन आइटम पर लगा है। सल्फेट आयन को एक साथ लेंगे ना, सल्फेट को एक साथ लेंगे, सल्फेट को साथ में लेंगे बच्चा, सल्फेट को साथ में लेंगे हमेशा, क्या ध्यान रखना। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा बताओ? 2Al3++ 3 2-, ध्यान रखना। 3SO4 2-। सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? 2Na+, प्लस क्या होगा? CO3 2-। CO3 2- होगा, CO3 2- होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है एकदम। चलो भाई इसे कर लो जल्दी से। फिर हम लोग आज पढ़ते हैं हेनरी लॉ, जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए। हाँ SC H3PO4 का कर देते भाई। हाँ क्या कर रहा है बच्चे? H3PO4 का कह रहे हैं भाई। चलो फॉस्फेट पे कितना होता है नेगेटिव चार्ज? लिखवाया था ना इस पे। अब हो जाएगा, करो। इसका क्या बनेगा फिर बताओ? 3H+, सिंपल सी बातें हैं।
आयोनाइजेशन की खूब प्रैक्टिस कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना क्वांट हाफ फैक्टर निकालना नहीं आएगा, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे बनेगा नहीं। अभी से सीख लो, खूब प्रैक्टिस कर लो आप। इसलिए मैं लगातार बताते चल रहा हूँ जो भी आपको फ्यूचर में आगे मिलने वाला है अभी, ठीक है, अभी जस्ट आपके नियर फ्यूचर में मिल जाएगा ये। एक एक को अलग अलग भी करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो H2PO4, फिर 2 करोगे तो HPO4 2- भी होता है। हाँ, क्योंकि वो PO4 को एक साथ लेंगे, PO4 को एक साथ लेते हैं ना बच्चे। मेटल को अलग लेंगे, बाकी जितना बचेगा सबको अलग लेंगे। इसमें कौन सा मेटल है आपका? सोडियम, सोडियम को अलग लेंगे, कार्बोनेट को पूरा अलग लेंगे, एल्युमिनियम को अलग लेंगे, सल्फेट को पूरा अलग लेंगे, कैल्शियम को अलग लेंगे, नाइट्रेट को पूरा अलग लेंगे, हाइड्रोजन को अलग लेंगे, सल्फेट को पूरा। बस 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ बिल्कुल, होल टिकन में ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा तो करते, होल टिकन में नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखना है। भाई जिसका होल टिकन कुछ नहीं लिखा, जिसका होल टिकन कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या? होल टिकन 1 है तो पावर में 1 ही जाएगा, और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, आयोनाइजेशन में पार्शियल बोलेंगे, 70% बोलेंगे, 50% बोलेंगे, तो उस हिसाब से लिखेंगे इसको। हाँ 2H+, अगर 2H+ करेगा ना बच्चा, मैं लिख देता हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो। अगर 2H+ लिखेगा तो ये क्या लिखेगा? 2H+ प्लस HPO4, और क्या होगा ये 2-, ऐसे लिखेंगे। आप बेसिस वो देखेंगे, एसिडिक बेसिडिक करेक्टर अभी देखेंगे आगे, अभी तो बस सिंपल आयोनाइजेशन बता रहा हूँ, फिर वहाँ देखेंगे ना जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, यहाँ तक सबको आयोनाइजेशन आ रहा है या नहीं मुझे बताओ? डन, क्लियर है? मूव करें। अब तो जो इन्होंने नहीं पढ़े हैं वो देखें भाई, प्रैक्टिस हमने करा दिया आप लोगों ने जो देखने थे। आज हम लोगों ने नया टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन वगैरह ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। क्या मोलैलिटी भी पढ़ लिया था? मोलैलिटी भी पढ़ा था क्या? मोलैलिटी पढ़ा था या नहीं? मोलैलिटी अच्छा, क्वेश्चन नहीं किए थे इस पे? पढ़े या नहीं? चलिए कोई बात। मोलैलिटी नहीं पढ़ा है? चलो जल्दी से लिख लो फिर। अच्छा, पढ़ा है तो रिवीजन कर लेंगे। लिख भाई मोलैलिटी, मोलैलिटी जल्दी लिखो, मोलैलिटी लिखो, कुछ छोड़ो नहीं भैया। मोलैलिटी ये आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तभी आएगा, और सॉल्यूशन में यही 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी पे क्यों? मोलैरिटी पे। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखे होंगे वो प्लीज़ जल्दी लिख लेंगे भैया। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे, प्लीज नोट डाउन भैया। बहुत अच्छे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है भाई? ओके डन। इस पे एक क्वेश्चन है, जिन्होंने किया है भाई देखें, जिन्होंने नहीं किया है लिखें क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ये किया था क्या? सोल्यूशन अगर दे देंगे बेटा फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर क्या ही दिमाग लगाओगे? क्वेश्चन नोट करो, करते हैं भाई, प्रैक्टिस करते हैं। चलो लिखो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। सोल्यूशन आपने देख ही लिया तो फिर मेरे कराने का क्या मतलब रह गया, है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ व्हाट? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मतलब होता है एसिटिक एसिड, है ना भाई? इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड इक्वल टू 60 ग्राम, ठीक है? सॉल्यूशन में जल्दी से देखो फटाफट, जल्दी बेटा, भैया भैया जी मान जाइए ना। मास क्या है इसका? 2.5 ग्राम। इसका मोलर मास क्या है भाई? मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड कितना है भाई? 60 ग्राम। चल भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास। हाँ बच्चा, क्या बच्चे?
नहीं नहीं, ग्राम में ही करके करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग रखेंगे बेटा, ग्राम को ग्राम में ही रहने देंगे यहाँ, है ना। हाँ, उसको उसको केजी में लेंगे, वो जो लिखा है ना 50 ग्राम, उसको केजी में करेंगे। हाँ, अभी इनको ग्राम में ही रख के करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, देखो, गिवन मास, देखो भैया, अपॉन मोलर मास। तेज करिएगा बेटा, और प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करिएगा किसी को, है ना। यह 2.5 दिस होल अपॉन 60। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 600। चलो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 से 25, 5 1 जा 5, दिस 120। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 1/24 लिख देते हैं। चलो भाई, आएगा 1/24 ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। बात नहीं कीजिए प्लीज़ भैया। हाँ, सॉल्वेंट इसमें क्या है, बेंजीन। बेंजीन का मास कितना दिया है, 50 ग्राम। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, 1000 से डिवाइड। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इसमें है क्या, बेंजीन है, 50 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 0.05। आ गया आप केजी में भैया, आ गया आप किस में, केजी में। अब निकालो मोलैलिटी। मोलैलिटी कहाँ, मोलैलिटी को स्मॉल एम सी डी नोट करते हैं भैया। क्या होगा ये, एन अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें बन जाएंगी। हाँ चल भाई, तो ये 1/24 0.05 कर ले भाई इसे। 0.05 न्यूमरेटर में जाएगा, या इसे नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर दो। 24 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो, 25 से 120। हाँ 120, कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 1.2 आएगा क्या। 24 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 120 आएगा। कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस के बाद, ये कितना आ जाएगा 1.2। 1 को 1.2 से डिवाइड करना है, इट मीन्स व्हाट, क्या होगा ये 10 अपॉन हो जाएगा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 5/6। और 5/6 का मतलब क्या होगा, 6 से डिवाइड करो, कितना आया 0.8333 आता रहेगा क्या ये, ठीक है, इतनी हो जाएगी इसकी मोलिटी, 8333 आता रहेगा, 0.83 लिख देंगे। ओके डन, मूव करें अब हम लोग। तेज करिए जरा, जल्दी से करिए इसे। मतलब मेरी यही सब बात याद रहेगी, बेसिक रेडिकल एसिक रेडिकल जब कहता हूँ तो खामोश हो जाते हो, हैं। तुम भी होती जा रही हो मैम की तरह। ये सब क्वेश्चन किए थे क्या बच्चे, अच्छा ठीक है, फिर आप लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया, अरे वाह। अच्छा, नॉर्मेलिटी हम लोग कुछ समझ लिए थे, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन समझ लिए थे क्या, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं समझा था, पक्का। चलिए देखिए जरा, लिख लिख रहा है, पहले लिखो ऐसे चार्ट में बनाकर, ऐसे छोटा छोटा लिख लो, बहुत ज़्यादा ये सब डिस्क्राइब करने को नहीं आता, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको पढ़ रहे हैं। देखो लिखिए, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। बैठा लो बैठा लो बैठा, कोचिंग की एक वैन चलवाते हैं अब, है ना। अच्छा, अब्जर्व
एसी की रिमोट लिए हो ना तुम? अच्छा ये रहा, तो कम कर दें? अच्छा बढ़ा दे। बड़ी फांसी। किसकी? अरे यार। कौन? हाँ ठीक है, कर दिया। हाँ बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ बेटा। हाँ हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, हर किसी की बेटा यही सब गलत बात है ना। जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे जान पाएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हो ना। आर्टिकल 19 में है बेटा, राइट टू स्पीक। हाँ थोड़ा बिल्कुल सही कह रहे हो। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन है, इसमें हम सॉल्यूट डिजोल्व करते जा रहे हैं, इसमें मिलता जा रहा है। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और सिंपल अगर लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसे समझो जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा क्या होगा? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। और एकदम प्रैक्टिकल भाषा में समझना चाहें तो जैसे आपने शरबत बनाया, बहुत फीका बना दिया है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम आपका सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, हो चुका है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे आपने मान लीजिए पानी में चीनी घोला, तो एक लिमिट होगी ना कि कितना चीनी उसमें घुल सकता है। हाँ हाँ, जब गाढ़ा होता जाएगा तो थोड़ा सा मूवमेंट जो हो जाता है वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? उस सोल्यूशन में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट डिजोल्व हो सकता है, हो चुका। अब इससे आगे वो डिजोल्व नहीं होगा। इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। जैसे आपने पानी में सैंड ऐड किया या कोई दूसरी चीज़ ऐड की तो नीचे जाकर बैठ जाता है ना, वैसे एक्स्ट्रा अमाउंट उसका जाकर नीचे बैठ जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आया? जैसे आप कहते हैं ना मेरा माइंड सैचुरेट हो गया है, बस इसका मतलब मैं पढ़ तो रहा हूँ या मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन माइंड में कुछ जा नहीं रहा है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन वाली केस है। ठीक है ना भाई? उसको मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? मतलब बोलूँ मैं अपनी भाषा में, आपको शॉर्ट में लिखवा दूँ क्या? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है? लिखो, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड को अगर सिंपल वर्ड में समझना हो तो हम समझ जाते हैं क्या है? एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। ये क्या है भैया? एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर ऐसे मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना आता है भैया, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन है, दैट्स इट बस। इसमें क्या है? इट इज ए सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब इसमें और अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है तो क्या है? और इसमें चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब लिखने को नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी व्हाट? कैन बी डिजोल्व्ड। और भी एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या डिजोल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखो, लिखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी डिजोल्व्ड। मतलब इससे ज्यादा अब इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, इसलिए वर्ड यहां लिख दिए क्या? मैक्सिमम। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब आप मैक्सिमम मिनिमम वर्ड लिखते हैं ना तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड हैं। जब भी यूज करिएगा तो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने बोल दिया, इसका मतलब जितना पॉसिबल है ऐड हो चुका है, अब इससे ज्यादा फर्दर आप जो भी ऐड करोगे इसमें डिजोल्व नहीं होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। जिससे मैंने वो शरबत का एग्जांपल लिया,
है ना, आपने बना दिया, उसमें और शुगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें और शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। तो आपने क्या लिखा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड, मतलब क्या है, देखो नो मोर सॉल्यूट, देखो नो मोर सॉल्यूट कैन बी व्हाट, डिजॉल्व, नो मोर व्हाट सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूट अब हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए व्हाट, पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब उसी सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें और सॉल्यूट को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक वर्ड आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको समझना, अगर उसी सोल्यूशन को हम थोड़ा हीट कर दें, आप मुझे आंसर करेंगे, एकदम लॉजिकल आंसर करिएगा, अगर उसी सोल्यूशन को, सैचुरेटेड सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दें तब ठीक है, अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दें उसके बाद उसमें सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूट का थोड़ा सा और अमाउंट भी उसमें क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, उससे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारा बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब हीट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कैसे हो जा रहा है, या एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डिजॉल्व कैसे हो जा रहा है, ये बताओ। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जा रहा है, गैप, गैप क्यों हो रहा है, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी बच्चे, तो बॉन्ड ब्रेक भी तो हो रहा होगा, बिल्कुल गैप भी होगा, और दूसरी चीज जो आपने कहा उसको रिलेट करो ऐसे, गैप, गैप भी होगा, दूसरा ये है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नए बॉन्ड्स क्या होंगे, बनेंगे, सो दैट उसमें फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, इसको लिखेंगे रीजन में, लेकिन पहले लिखो आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये क्या होता है इसको नोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, लिखो ए सोल्यूशन, बोल रहा हूँ लिखो, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ए सोल्यूशन इन विच, a solution in which, a solution in which more amount of solute, a solution in which more amount of solute can be dissolved can be what, dissolved in its saturation state, in its what, saturation state, in its saturation state by heating, by what, heating, थोड़ा सा हीट करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें और सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, लिखिए रीजन, इसका रीजन लिखिए, अब लिखिए रीजन, हेडिंग करो रीजन और नोट डाउन करो इसको, रीजन क्या है, अगर आप इसको फ्लो चार्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, रीजन, बात समझना बच्चा, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा भैया, एक सॉल्यूट है, क्या है भैया आपका सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, और ये सब जरूरी पड़ेगी आपके लिए समझना, कहां पर, अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, जिन्होंने ये सब अभी नहीं समझा तो समझ जाना कि आपने क्या ही समझा। ये जो येलो वाले हैं आपके क्या हैं, मतलब ब्लू वाले हैं, ये क्या है, सॉलिड वाले हैं, जो ये थोड़े से ये हैं, ये क्या है आपके, सॉल्वेंट है, बहुत ध्यान समझना बच्चा। अब किसी भी सॉल्यूशन में कितने टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, भैया भैया प्लीज बात ना कीजिए ना, क्लास रोक के बात किया जाए, जैसा कहो आप लोग। देखो मैं बहुत लोकतांत्रिक आदमी हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार में क्लास में एक ही इंसान बोलेगा, जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी ना, एक म्यान में केवल एक ही तलवार रहेगी, तो मार तो नहीं कर पाऊंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा, मैं तो मतलब कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन अगर मुझे सुनना चाहते हो मैं कुछ बोलूँ तो प्लीज़ शांत रहो, मेरी आवाज़ मत दबाओ प्लीज़, मेरे भी राइट्स का ध्यान रखो थोड़ा सा, कोई बात नहीं करेगा, क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए फोकस करो पढ़ाई पे। मैं बार बार कह रहा हूँ,
अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अभी आगे पढ़ाएंगे कि दो सोल्यूशन को हम मिक्सअप कर देंगे, दो सोल्यूशन को मिक्सअप कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे समझो, जैसे दो सोल्यूशन लिए, एक का 5 लीटर वॉल्यूम है, दूसरे का 3 लीटर वॉल्यूम है, दोनों को ऐड करेंगे तो कई बार क्या होगा, जैसे 5 3 8 होना चाहिए ना, कई बार वॉल्यूम क्या होगा 7 लीटर हो जाएगा, मतलब 8 से कम हो जाएगा। कई बार वॉल्यूम क्या हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएंगे जब अभी से थोड़ा थोड़ा समझते रहोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगे, फिर सब मिस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, ज़्यादा मिस हो जाएगा, सब मैसअप हो जाएगा, फिर तो हो गया सब खराब। इसलिए समझो, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है लेकिन समझा इसीलिए रहे हैं ताकि आगे आपको हेल्प मिले इससे। हाँ बेटा, नहीं अगर कोई प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें नहीं आएगा बेटा। जैसे प्योर लेंगे तो क्या, वाटर का वाटर में नहीं होगा, वाटर को हमने अल्कोहल में ऐड किया, तो जैसे वाटर को हमने अल्कोहल में ऐड किया, अब क्या है भाई, वाटर का हमने 5 लीटर ले लिया वॉल्यूम, अल्कोहल का हमने 4 लीटर ले लिया। अब 5 4 ऐड करें तो क्या होना चाहिए 9। कई बार क्या होगा 9 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कई बार क्या होगा 9 से थोड़ा क्या हो जाएगा कम। कुछ सोल्यूशन में कब क्यों ज़्यादा हो रहा है, कब क्यों कम हो रहा है, ये अपने को क्या करना है, समझना है। यही तो लॉजिक है, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, यही तो समझना है। और कॉन्सेप्ट इन्हीं के बीच से निकलेंगे, और कुछ तो आएगा नहीं भाई। कहीं भी हो जाए बेटा, मतलब मैं क्या ही कहूँ, अब मिलाओगे तो क्लोज कंटेनर में ही ना बच्चे, ऐसे खुला मिलाओगे तो फिर बहुत मारेंगे। सुन पहले बेटा, क्लोज्ड कंटेनर ओपन कंटेनर का कॉन्सेप्ट हम तब बात करेंगे जब हम हीट कर रहे हैं, हम बताएंगे रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है। वहाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे। इसको भी हम हमेशा देखो, अभी कांस्टेंट टेम्परेचर की ही लगातार बात कर रहे हैं। और जब भी मैंने डेफिनेशन बताई आपको, अभी जो बताया ना नॉर्मलिटी वाले केसेस में, मोल वर्क कॉन्सेप्ट वाले में, हमने मोलरिटी को भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी डिफाइन किया, नॉर्मलिटी को भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों कह रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देख रहे हो ना कैसे सिनेरियो चेंज हो रही है, चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत क्या था, ज़रूरी था। टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है किसी भी रिएक्शन में, सोल्यूशन में, अभी देखेंगे हम। हाँ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, जब पढ़ा होगा तो आपकी टीचर या सर ने बताया होगा, जब आप थोड़ी मतलब गर्म सूप वगैरह पीते हैं, गर्म जो भी चीज़ें हैं खाते हैं तो आपको थोड़ा टेस्टी लगता है, उसने बताया होगा या उन्होंने बताया होगा क्या, जब हीट करोगे तो उसका सरफेस टेंशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आपके टंग्स में टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, 6 होते हैं आई थिंक, अगर मुझे बायोलॉजी इतना तो आते नहीं, 6 होते हैं ना, उसमें लोगे तो इक्वली क्या हो जाए। हाँ देख लेना बेटा, तो कभी कभी डिफेक्टिव पीस भी निकल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इतना नहीं जानता, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो मेरे कहने के बाद इक्वली जब स्प्रेड हो जाएगा टेस्ट ज़्यादा आएगा, ऐसे बताते हैं। वहाँ कैसे हुआ, क्योंकि हीट करने पे बॉन्ड लूज हो जाते हैं, जब बॉन्ड लूज हो जाएंगे तो इक्वली वो क्या हो जाएगा, इजीली स्प्रेड हो जाएगा। समझना ये था। अब ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसमें बॉन्ड कितने टाइप होंगे जरा देखना। अगर मैं सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को ए लूँ, भैया ध्यान से देखना, सॉल्वेंट को मैंने ए ले लिया, सॉल्यूट को हमने बी ले लिया, तो बॉन्ड कितने टाइप के होंगे, देखो बॉन्ड किनके किनके बीच में बनेंगे, बहुत ध्यान समझना बच्चा। एक तो बॉन्ड ए के बीच में हो सकता है, भाई सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी तो हो सकता है बॉन्डिंग, और एक तो हो सकता है बी के बीच में हो, भाई सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में तो बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है। और एक क्या होगा, ए बी हो जाए, ए और बी के बीच की बॉन्डिंग हो जाए। तो अगर मैं सॉल्यूशन में हूं तो मेरे पास 3 टाइप के बॉन्ड देखने के चांसेस हैं। पहला क्या है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग जो है उसकी बात कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट समझना इसको, दूसरा क्या है भैया, सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो जाए। तीसरा क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये समझना, कोई भी सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा, बहुत ध्यान समझना, कोई भी सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा, किसी भी सॉल्वेंट में, जब आपका ए बी बॉन्ड ए और बी से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई भी सॉल्यूट आपका किसी भी सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा जब जो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उससे स्ट्रांग बनेगा कौन सा, उससे स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा कौन सा, जो सॉल्यूट और किसके बीच बनेगा, सॉल्वेंट के बीच में बनेगा, तभी वो इसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मेरी बात समझिए, इसका मतलब हीट करने पे होगा क्या, हीट करने पे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर नए बॉन्ड कौन से बनेंगे, ए बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के नए बॉन्ड बनेंगे। जब नए बॉन्ड बनेंगे तो इसको क्या करेगा, ये अटैच करके रखेगा, तो इसका इसमें डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा हीट करेंगे
तो थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इसका क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। मैं समझा पाया अपनी बात, क्लियर। तो रीजन में हम लोग लिखेंगे, रीजन ये सब लिखते चलना, बड़े काम की हैं ये सर। ए बी लिख दिए, ए बी सी डी तो आता है ये सर, ए से जेड तक बचपन से पढ़े, मैम ने पढ़ाया था, जरूरी है इसको लिखो। बॉन्ड कितने टाइप के बन रहे हैं, अब लिख भाई, जल्दी से करो, थोड़ा तेज करो, तेज 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 फटाफट। छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगी, इसलिए हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के आंसर ऐसे किए जाएंगे, इसमें नहीं न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएंगे, ग्रेविटेशन लगाएंगे, यहां सब ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चलेगा। बोल भाई ओ, नहीं नहीं बताइए, ए बी बी ए तो एक ही हो गया ना। प्लीज मेरी बात मान लो ना, मेरा बस इतना था कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट्स इट। ए को पहले लिख दो, चाहे ई को पहले लिख दो, ठीक है। हमारे आपके केस में चीजें नहीं चल पाएंगी, इससे हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बताओ, नहीं ना, लेकिन यहाँ चलेगा, है ना। बस यहाँ बताना ये था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल नहीं देंगे ना, आप लोग इमोशनल हो जाओगे। कुछ लोगों के पास ऐसे बॉन्ड होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते। जिनके पास नहीं होते बेचारे दुखी हो जाते हैं, जिनके पास होते हैं वो खुश हो जाते हैं। ये देखो मेरा वाला एग्जांपल आ गया, मेरा वाला आ गया, उस टाइप का होता है। ठीक सोल्यूशन, हाँ मेरे सब लोग अपनी अपनी संभालो बेटा, किसी की बात कोई नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, ये लिखे भाई, रीजन में लिखो, रीजन में लिखो, लिखो रीजन, लिखो लिखो। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग इसके दो मेजर रीजन बनेंगे। ऑन हीटिंग मतलब मैंने 3 को टारगेट किया बेटा, बस ऐसे ही। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग दो रीजन है इसका, लिखिए। ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन kinetic energy of particles present in solution increases so some extra space among the molecules, some extra space among the molecules is get generated या created, is get generated or what created, हाँ, among the molecules is get generated or what created. So some extra amount of solute, so some extra amount of solute is get settled in between that space, in between वो जो स्पेस के बीच में है ना, उनमें जाकर क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल आंसर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये हो गया। दूसरा आंसर ये लिखना है जो हमने ये पढ़ा, ओके। रीजन 2 में लिखो, 2 में लिखो। हो सकता है कहीं कहीं आपको एक ही मिले, या हो सकता है दोनों मिल जाए, तो मैं दोनों ही बता दे रहा हूँ। दूसरा लिखो, दूसरा क्या लिखोगे, सेकंड लिखो। कहीं कहीं तो हो सकता है एक भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। लिखे इसमें, ऑन हीटिंग bonds between solvent, ऐसे लिखिएगा, solvent dash solvent, on heating bonds between what, solvent, हाँ क्या लिखा, on heating bonds between solvent molecules are what breaked, and some new bonds between are what breaked,
एंड सम न्यू बॉन्ड्स बिटवीन, किसके किसके बीच बनेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सम न्यू बॉन्ड्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर व्हाट फॉर्म्ड। सम न्यू बॉन्ड्स बिटवीन solute and solvent are what formed. That's why some extra amount of solute are get what dissolved. रीजन दोनों ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही लॉजिकल रीजनिंग के साथ आंसर लिखने पड़ेंगे और लिखने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, फिर ये है कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो, फिर अगर टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया तो, अभी तो बढ़ाया डिसॉल्व हो गया, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें डिसॉल्व हुआ है वो क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में फिर से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जब तक वो टेम्परेचर रहेगा तभी तक डिसॉल्व रहेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ओके भैया चलिए, ये सुपर सैचुरेटेड है, मेटा स्टेबल, ये आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे, अब लिखेंगे, लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, बहुत ज़रूरी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में आएगा आपका हेनरी लॉ, इसलिए इसे ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसे पहचानो, ये वही टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है आप जानते हो, पहले बताओ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, मैं बताऊं अदरवाइज समझ रहे हो क्या है इसका मतलब। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स व्हाट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक, क्या करना चाह रहे हो, अच्छा, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये वर्ड बार बार आएगा, जितना मैक्सिमम अमाउंट इसमें सॉल्यूट का डिसॉल्व होना है वो हो चुका है, अब फर्दर ऐड करने पे वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब इसका समझते हैं, अगर गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इन्हीं फैक्टर्स को पढ़ना है। जब लास्ट वाले फैक्टर में हमें आएंगे कौन सा, प्रेशर, तो यही मिलेंगे आपको हेनरी साहब, यही मिलेंगे क्या आपको, हेनरीज लॉ। तीनों में नहीं है, हालांकि जब इनका लॉ पढ़ेंगे तो इसको सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम प्रेशर की बात करेंगे हेनरी साहब तभी आएंगे आपका। ठीक है भैया, डन। तो लिखो, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है भैया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। देखो नेचर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट एंड गैस। सॉल्वेंट के नेचर का मतलब क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से आप क्या समझते हो बताओ। हाँ अरे नेचर, फिर भाई देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहां पर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है, इसके नेचर का मतलब है कि पोलर सॉल्यूशन है या क्या है, नॉन पोलर है। क्या पोलर नॉन पोलर पे बात हो चुकी है पहले से। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट हमने लिया है आयनिक, आयनिक है, पोलर है या फिर क्या है, नॉन पोलर है। दूसरा क्या है भैया, टेम्परेचर, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, प्रेशर। इन्हीं तीन फैक्टर्स में मेजरली आपको बात करनी है। पूरी टॉपिक को, ज्यादा गर्मी लग रही है, पूरे टॉपिक को क्या करना है, इन्हीं तीन फैक्टर्स में हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्या क्या है भैया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस, सेकेंड इज व्हाट, टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, प्रेशर। इन्हीं तीन टॉपिक्स पे हमें बात करनी है लगातार। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग करते हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। फर्स्ट हेडिंग करो आप, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। फर्स्ट हेडिंग करिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। चल भाई लिख। आपने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, पढ़ा है क्या इसको, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है,
लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब सेम सेम, जैसे पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। जैसे वाटर एक गुड आपका क्या है, सॉल्वेंट है सभी पोलर या आयनिक सॉल्यूट के लिए, और बेंजीन आपका एक अच्छा सॉल्वेंट है हर एक टाइप के क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए। तो इसमें कह रहे हैं कि पोलर गैसेस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेस इन व्हाट, नॉन पोलर। इसके कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे, इसको समझेंगे। पहले देखो क्या है इसमें। व्हेन ए गैस अंडरगोस आयोनाइजेशन इन ए सॉल्वेंट देन इट इज व्हाट, हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। आयोनाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको? आयोनाइजेशन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे HCl को अगर हमने गैसेस स्टेट में लिया, अगर ये गैसेस स्टेट में है, आयोनाइज हुआ तो किसमें टूटेगा, H+ में टूटेगा, और क्या टूटेगा, Cl- में। जो गैसेस जितना तेज आयोनाइज होंगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट में क्या होंगे, वो डिसॉल्व होंगे, सॉल्वेबल होंगे। तो कह रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, और गैस के भी नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो आयोनाइज हो सकता है या नहीं। जैसे हाइड्रोजन गैस की बात कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की, जो आप पेप्सी कोका कोला पीते हो उसमें कौन सा गैस होता है, CO2 गैस होता है। ये सब गैस हैं, ये आयोनाइज होंगे क्या, ये आयोनाइज होंगे नहीं। H2 आयोनाइज होगा नहीं, लेकिन HCl गैसेस स्टेट में है तो हो जाएगा, H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। तो ये कह रहे हैं when a gas undergoes ionization in a solvent then it is highly soluble in what, that solvent। तो इसमें लिखना, आप लिखो as we know that, लिखो जरा, as we know that like dissolve like, ये सब कोट करना पड़ेगा आपको, लिखो as we know that like dissolve like, so polar gases are, so polar gases are highly soluble in, polar gases are highly soluble in polar solvent, polar solvent। पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल HCl इज हाईली सॉल्वेबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल HCl इज हाईली सॉल्वेबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल HCl इज हाईली सॉल्वेबल इन व्हाट, वाटर, HCl इज हाईली सॉल्वेबल इन वाटर। और HCl का ये आयोनाइजेशन का पार्ट जरूर कोड कर देना, HCl का आयोनाइजेशन का ये पार्ट जरूर कोड करना। क्यों भैया, क्योंकि ये पोलर नेचर का है। किसमें टूटेगा, ये H+ में और Cl- में टूट जाएगा ये, इसलिए क्या हो गया, हाईली सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल में क्या लिखनी है आपने, HCl क्यों भैया, क्योंकि HCl आयोनाइज होगा किसमें, H+ और Cl- में, पोलर नेचर का है ना ये, इसलिए हाईली सॉल्युबल होगा। लेकिन इसको समझना, अब लाइक वाला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, आप इसे समझना। जैसे आपने वाटर में कभी क्या किया होगा, ऑयल वगैरह डाला होगा, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या क्यूरिसिन ऑयल, आपने कुछ भी डाला होगा, आपने देखा होगा क्या नीचे इसमें घुलता है क्या, इसमें ये इसमें डिजोल्व होता है, सरफेस पे फ्लोट करता रहता है ना, आपने देखा होगा हमेशा। वाई ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स टुगेदर, ऑयल ऊपर ही रह जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है समझना। बस वही बॉन्ड का गेम है पूरा, जो हमने बताया पूरा बॉन्ड का गेम है, इसको समझना। अब इसमें आपको समझाया गया, इसमें लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे शुगर ले लिया भाई, शुगर क्या है, आप चीनी समझ रहे हो ना, कौन से नेचर का है ये, पोलर। ये किस में सॉल्वेबल होगा, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है ना, इसमें क्या होगा भाई, चीनी को पानी में घोलते हैं, घुल जाता है, नहीं घुल जाता है, घुल जाता है। लेकिन अगर उसको किस मिले, बेंजीन मिले, तो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, इसमें ये डिजोल्व होगा नहीं, तो ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व। क्यों, क्योंकि शुगर आपका क्या था, पोलर नेचर का था, वाटर भी क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये इसको क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा। दूसरा समझो, अगर आपने ऑयल का एग्जांपल लिया, ऑयल कैसा होता है भैया, नॉन पोलर नेचर का होता है, तो ऑयल आपका वाटर में डिजोल्व होगा, वाटर तो पोलर है, ये इसमें नहीं होगा। लेकिन बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, इसमें क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए जब ऑयल आप क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे या वाटर पे कहीं से पड़ जाता है, तो ऑयल आपका वाटर में मिक्सअप नहीं होता, उससे मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म
नहीं करता, इसीलिए वो वाटर के सरफेस पे क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल बात। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ध्यान रखना। बहुत सारी कंपाउंड पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे आपने कोई कंपाउंड पढ़ा, कोई भी एग्जांपल पढ़ा आपने, कोई भी कंपाउंड पढ़ा आपने, अल्कोहल पढ़ा आपने देखा ये वाटर में सॉल्वल है कि नहीं है, ये बेंजीन में सॉल्वल है कि नहीं है, आप इसी सबसे रीजन दोगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर सेम नेचर के होंगे तो डिजॉल्व कर लेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे या डिफरेंट नेचर के होंगे तो डिजॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे ही समझेंगे, ऐसे याद करेंगे, ऐसे अपने आंसर भी क्या करेंगे हम लोग, कोट करेंगे। ओके भाई, समझ आ गई बात? डन। फिर यही सब यहाँ पर बताया गया आपको समझाने के लिए क्या है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आज कर देंगे तो आप लोगों को लेट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग कल बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, कल बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अरे वाह। लेकिन गैसेस के केस में करेंगे तो इन्वर्सली हो जाएगा सॉलिड, और इसमें 3 केसेस बनते हैं। हालांकि सिलेबस में 2 ही है लेकिन मैं तीनों बता दूंगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक सॉल्ट भी होगा ना बच्चा, बताएंगे उसको। तो मैं कह रहा हूं होते 2 ही है लेकिन मैं बताऊंगा आपको, आप देख लेना, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, ठीक है। डन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कल डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।